अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का सच क्या है, ये सवाल बड़ा होता जा रहा है और एबीपी न्यूज पर अब इसकी पड़ताल हम करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम सैफ अली खान पर हमले का जो आरोपी है शहजाद, उसके पिता रूहुल अमीन फकीर तक पहुंचे हैं। वो बांग्लादेश में रहता है। एबीपी न्यूज से बातचीत में कई बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस के इस दावे की हवा निकाल दी कि वो तो कुश्ती खिलाड़ी है। सूत्रों के मुताबिक तो खबर यह आई थी कि सैफ पर जो हमला किया जिसने, वो कुश्ती का खिलाड़ी है, इसीलिए उसने सैफ पर आसानी से काबू पा लिया। लेकिन शहजाद के पिता दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा कुश्ती का खिलाड़ी नहीं है। शहजाद ने कभी भी कुश्ती नहीं लड़ी। शहजाद रोजी रोटी के लिए बाइक चलाता है। शहजाद ने किसी भी लेवल पर कभी कुश्ती नहीं लड़ी। पहले खबर यह आई थी कि शहजाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांग्लादेश में कुश्ती खेला हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी और बताया गया था इसी वजह से शहजाद जो है वो आसानी से दीवार भी फांद गया और उसने सैफ पर काबू भी पा लिया। लेकिन अब पिता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका बेटा तो कभी कुश्ती खेला ही नहीं। सुनिए। আচ্ছা, এখানে বলা যাচ্ছে যে শরীফুল নাকি কুস্তি করত, ও ন্যাশনাল লেভেলে কুস্তি করত, ও কুস্তি ফুস্তি করতো নাকি ওখানে? না না না, কুস্তি করতো না। না না, আমার পাশে এক ভাই আছে দাঁড়ানো। আচ্ছা আচ্ছা, বাইক চালিয়ে রোজি রোজগার করতো, কুস্তি করতো না, কোনোদিন কুস্তি করেনি? না না। तो सुन रहे थे आप, जो आरोपी है सैफ अली खान पर हमले का, उसके पिता को बांग्लादेश में रहते हैं, बांग्लादेश के निवासी हैं और बंगाली भाषा में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने हंसकर उस दावे को खारिज कर दिया कि ये जो उनका बेटा है वो कुश्ती का खिलाड़ी है। ऐसे में शहजाद कुश्ती नहीं लड़ता। रोजी रोटी के लिए वो तो बाइक चलाता है। कभी भी उसने कुश्ती नहीं लड़ी, किसी भी लेवल पर वो कुश्ती नहीं खेला। ये पिता की तरफ से दावे किए गए हैं। एक बार फिर से जरा आपको सुनाते हैं सैफ अली खान पर हमला करने वाला जो आरोपी और उसके पिता एबीपी न्यूज पर अपने बेटे को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। আচ্ছা, এখানে বলা যাচ্ছে যে শরীফুল নাকি কুস্তি করত, ও ন্যাশনাল লেভেলে কুস্তি করত, ও কুস্তি ফুস্তি করতো নাকি ওখানে? না না না, কুস্তি করতো না। না না, আমার পাশে এক ভাই আছে দাঁড়ানো। আচ্ছা আচ্ছা, বাইক চালিয়ে রোজি রোজগার করতো, কুস্তি করতো না, কোনোদিন কুস্তি করেনি? না না। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरज, ये तो मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा था कि साहब ये जो आरोपी है वो कुश्ती का बड़ा खिलाड़ी रहा है, इसी वजह से वो दीवार भी कूद फांद करके चला गया, इसीलिए वो सीढ़ियों से डक्ट से और पहुंचकर उसने सैफ अली खान को भी काबू कर लिया और उन पर 6 वार कर दिए। अब पिता सामने आए और आरोपी के पिता तो दावा कर रहे हैं कि कुश्ती से तो उसका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। मेरा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस इस मामले में सामने क्यों नहीं आ रही है? मुंबई पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर तस्वीर साफ क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि अब तो खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जांच कहां पहुंची मुंबई पुलिस की, क्या कह रही है पुलिस? सूरज जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में मुंबई पुलिस की जांच में जो सूत्र हैं वो यही जानकारी दे रहे थे। सोशल मीडिया पर ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही थी कि आरोपी कुश्ती का प्लेयर है, लेकिन बाद में जब जांच आगे बढ़ी, क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया और आरोपी से और भी ज़्यादा पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि पहली बात उसने सफाई दी कि उसने सैफ पर अटैक कैसे किया, ओवर पावर कैसे किया। तो आरोपी ने बताया कि वो ओवर पावर नहीं कर पाया था, वो तो अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहा था सैफ अली खान से, और इसके चलते उसने मजबूरी में सैफ अली खान पर चाकू से अटैक किया ताकि वो खुद को सैफ अली खान के चंगुल से छुड़ा सके। रही बात वो किस तरह से दीवार फांद कर या फिर बिल्डिंग में डग से चढ़ गया, तो दीवार सिर्फ 4 फीट की थी, इस वजह से उसे क्रॉस करने में आसानी हुई और सीढ़ियों के रास्ते जिस डग का इस्तेमाल कर वो ऊपर गया था, वो डग दरअसल चौकोन शेप में था और अंदर पैर रखने की जगह नज़र आ रही थी। इस वजह से आरोपी को चढ़ने में
आसानी हुई। और उसके बाद जब आरोपी को और भी ऊपर जाना था तो उसके पास मूवेबल जो लैडर होता है उसका इस्तेमाल उसने किया था ताकि वो और भी ऊपर की मंजिल पर जा सके। तो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद, आरोपी से और भी पूछताछ करने के बाद मुंबई पुलिस को क्लैरिटी मिली है कि आखिर आरोपी ने ये तमाम जो अपराध है इसे कैसे किया और किस तरह से उसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, सैफ अली खान पर ये जो हमला हुआ है इसके बाद सियासी बयानबाजी रोज नई नई सामने आ रही है। सैफ अली खान के अस्पताल से घर आने के बाद पहले तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम, उनकी तरफ से सवाल खड़ा कर दिया गया और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे वो खुद सामने आ गए। उन्होंने ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया जिसके बाद सियासी बवाल है। नितेश राणे के बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बयान दिया है और अजीत पवार सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर किसी के मन में कोई शक है तो फिर वो गृह विभाग से जवाब ले। और एक बार फिर से लौटते हैं, बताते हैं आपको कि सैफ अली खान पर जो हमलावर है शहजाद, उसके पिता से एबीपी न्यूज ने बातचीत की है और उसके पिता की तरफ से बड़ा दावा यह किया गया है कि उनका बेटा तो कभी कुश्ती लड़ा ही नहीं। कुश्ती वाले दाव पर कौन सच्चा कौन झूठा, हालांकि हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी बता रहे थे कि कुश्ती वाली खबर जो है वो बस सोशल मीडिया पर ही जोर पकड़ती हुई नजर आई थी। इसका मुंबई पुलिस की जांच से भी कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां पर कुश्ती को लेकर जो एक बात कही गई थी कि साहब कुश्ती खिलाड़ी है ये आरोपी जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, उसको लेकर पिता का बयान भी सामने आ गया है। इस आरोपी के पिता बांग्लादेश में ही रहते हैं। आरोपी के परिवार तक एबीपी न्यूज पहुंचा। आरोपी के पिता से एबीपी न्यूज ने फोन पर बात की। आरोपी के पिता ने एबीपी न्यूज को बताया कि उनका बेटा कभी कुश्ती नहीं खेला। और अब बताती हूं मैं आपको किस तरीके से सियासी बवाल सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उस मामले में जारी है। दरअसल सैफ अली खान अस्पताल से घर आए और इसके बाद पहले तो वो शिंदे गुट के जो नेता हैं संजय निरुपम, आपको ध्यान होगा कल उनकी तरफ से सवाल खड़ा कर दिया गया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था। और इसके बाद अब तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे, वो तो बाकायदा मंच से इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए नजर आए, इस पूरे मामले का मखौल बनाते हुए नजर आए। और उनके इस बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अजीत पवार उन्होंने पलटवार कर दिया है। नितेश राणे के बयान पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बयान दिया है। उनके मन में अगर कोई शंका है तो फिर गृह विभाग को बता सकते हैं। सच ये है कि हमलावर को गिरफ्तार किया गया है, ये अजीत पवार कह रहे हैं। वो शख्स बांग्लादेश से आया था। अजीत पवार ने यह भी कहा कि जब सैफ अली खान अस्पताल से अपने घर जा रहे थे उस समय उनकी तबीयत और उनके कपड़े देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उन पर कुछ दिन पहले हमला हुआ, लेकिन जो हुआ वो तो सच है। उस पर सवाल उठा रहा है अगर कोई तो फिर उसको गृह विभाग से जवाब लेना चाहिए। त्यांनी जर काही त्यांच्या मनात असेल तर डिपार्टमेंटला सांगावं। मी पण डिपार्टमेंटला फार तर सांगेन की असं कोणाच्या मनामध्ये शंका कुशंका असेल, वास्तविक ती व्यक्ती सापडलेली आहे, ती व्यक्ती बांग्लादेशमधून आलेली होती। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे का वो बयान सुनवा देते हैं आपको जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। पहिले फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेलं आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ म्हणतात जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून नाचतंय ते। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। बताइए क्या बताना है आगे, कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। सैफ पर हमला जो हुआ है उसको लेकर नितेश राणे के ये सवाल हैं। कह रहे हैं सैफ को देखकर मुझे शक हुआ, वास्तव में छुरा मारा गया था या फिर सैफ ने अभिनय किया, टुन टुन करके नाच रहे थे वो। तो सैफ घर पर और सवाल ये बाहर हैं और ये सवाल जो हैं वो खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं और जो सत्ताधारी पार्टी है उसी से जुड़े हुए नेता हैं उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। हमला हुआ या सैफ एक्टिंग कर रहे हैं, नितेश राणे कह रहे हैं। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट कैसे, कमाल, ये संजय निरुपम कह रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने रोजगार वाला दांव चल दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने दावा किया अगले 5 साल बेरोजगारी पर उनकी सरकार का फोकस रहेगा। शिक्षा, बिजली के लिए काफी काम कर चुकी है आप सरकार। दोबारा सत्ता में आएंगे तो बच्चों के पास हमारे रोजगार नहीं है और ऐसे में बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं। बेरोजगारी को लेकर ही टीम काम कर रही है और रोजगार देने पर अगले 5 साल आम आदमी पार्टी का फोकस रहने वाला है। ये रोजगार पर दाव अरविंद केजरीवाल का। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा हूं, गली गली में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। लेकिन एक चीज़ है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया, अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं बिहार के बेतिया से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर छापा मारा गया है। विजिलेंस के इस छापे में नोटों की गड्ढियां यहां से मिली है और ये गड्ढियां इतनी हैं, नोट इतने ज्यादा है कि इन्हें गिनने के लिए मशीन लेकर पहुंची है टीम। बड़ी खबर बिहार के बेतिया से आपको बता रहे हैं, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर छापे मारने गई विजिलेंस की टीम को घर से नोटों की गड्ढी। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर आपको सिर्फ नोट ही नोट दिखाई देंगे। नोटों की ये पूरी गड्ढियां यहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से मिली है। छापेमारी में विजिलेंस की टीम को और नोट इतने ज्यादा हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इन्हें गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन लेकर यहां पर टीम पहुंची हुई है। बड़ी खबर, ये तस्वीरें बिहार के बेतिया से आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर छापा मारा गया और विजिलेंस की टीम यहां पर नोट गिनने की मशीन को लेकर पहुंची है। आप घर के अंदर दाखिल होते हुए इस टीम को देख सकते हैं, टीम मेंबर्स को, जिनके हाथों में ये नोट गिनने की मशीन है। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी बताइए। शशांक, देखिए, सुबह से विजिलेंस की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। पटना से टीम वहां पहुंची है और लगातार जो है वो छापेमारी जारी है। अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, यह आरोप उन पर लगा है। इसकी शिकायत जो है वो निगरानी ब्यूरो को मिली थी। अब आगे इसमें क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। घर पर जो है वो शिक्षा पदाधिकारी रजनीश सरकार जो है मौजूद है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूछा जा रहा है कि कहाँ से आपने इतने धन जो है अर्जित किए हैं, क्या आपने किया, तो तमाम मसलों पर उनसे जो है वो पूछताछ हो रही है। अभी यही है कि भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और आपको बता दें स्थानीय पुलिस से विजिलेंस की टीम ने नोट गिनने वाली मशीन जो है वो मंगाई है। आपको बता दें ये जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत लगभग 3 सालों से इस जिला में सीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है। जी शशांक, जितने नोट यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन्हें गिनने के लगता नहीं कि एक मशीन काफी होगी, लेकिन क्या कहा जा रहा है, इस काली कमाई का कारोबार, इनके तार कहां-कहां जुड़े हो सकते हैं? देखिए, अभी रेड जो है वो चल रही है, तार कहां तक जुड़ेंगे ये अभी स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया है। उनके कई ठिकानों पे आवाज से तो छापेमारी चल ही रही है, कुछ और जिलों में भी छापेमारी की बात सामने आ रही है, लेकिन वो जिले कौन कौन से हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। जैसे ही उसकी जानकारी मिलेगी अपने दर्शकों को हम सूचित करेंगे। लेकिन हाँ, नोट गिनने की और मशीनें मंगाई जा सकती हैं, क्योंकि करोड़ों में कैश जो है वो यहाँ पर मिला है। अब किस तरह ये अपना साम्राज्य चला रहे थे, क्या वो हथकंडा अपनाते थे, ये अभी देखना बाकी है। घर में कहां-कहां ये कैश रखा गया था, क्या इस बारे में कोई इनपुट शशांक? नहीं, कहाँ कैश रखा गया था इसकी अभी कोई जानकारी जो है निकल कर सामने नहीं आ पाई है। कुछ और बरामदगी?
तो हमारे सहयोगी शशांक कुमार ये इस बात की जानकारी देते हुए कि सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई जारी है और देखिए कितना कैश यहां पर रखा हुआ था कि इस कैश को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है और ये काली कमाई नजर आ रही है। ऐसे में इस काली कमाई के कारोबार के तार कहां-कहां जुड़ते हैं तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन ये लग रहा है कि अभी इस जांच में कुछ और राज का पर्दाफाश होना बाकी है। फिलहाल ये नोटों की गड्ढियां इस घर से मिली है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से। बेतिया में सुबह ही यहां पर विजिलेंस की टीम छापा मारने के लिए पहुंच गई थी और क्या कुछ बरामदगी हुई है इस नोटों की गड्ढियों के अलावा, इस बारे में जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही, आज की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर कितनी गड्ढियां हैं आपको कि पूरी स्क्रीन में आपको सिर्फ नोटों की अलग अलग गड्ढियां ही नजर आ रही होगी। 100, 500, 200 के नोट यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अभी विजिलेंस की टीम ने इन गड्ढियों को बरामद किया है, इनकी काउंटिंग होगी, इन्हें गिना जाएगा कि आखिरकार ये कितना कैश है और उसके बाद इस कैश को लेकर सवाल जवाब भी होंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। नजर हमारी इस खबर पर बनी रहेगी। बड़ी खबर महाराष्ट्र के वसई से आपको बता दें, जहां अवैध निर्माण पर जबरदस्त एक्शन आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। वसई के विजयनगर इलाके में 34 ये अवैध इमारतें हैं जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये वो इमारतें हैं जो बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ जाकर यहां बनाई गई थी। अवैध इमारतों पर कार्रवाई के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे, जिसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बुलडोजर एक्शन से पहले इमारतों को नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इनको गिराया गया है, ध्वस्त किया गया है। इन 34 इमारतों में 2121 फ्लैट्स थे जिनमें करीब 7000 लोग रहा करते थे। अवैध तरीके से नियमों के खिलाफ जाकर इन बिल्डिंग्स को यहां खड़ा किया गया और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन पर यह कार्रवाई हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।